नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको संघ राज्य संबंधों के बारे में बताया था और बताया था आपको कि संघ और राज्य के बीच में विधायी संबंध कैसे हैं, विधायी संबंधों का संचालन कैसे होता है। और ये भी बताया था कि संघ राज्य संबंधों का जो संचालन है वो वास्तव में संविधान में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होता है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि संघ राज्य विधायी संबंध, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संघ और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंधों के बारे में। तो किसके बारे में आज हम आपको बताएंगे? ये हम बताएंगे आपको संघ या केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। और संघ राज्य या केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन भी अध्याय 11 में ही है। और हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक संघ राज्य विधायी संबंधों का वर्णन है, और इसके बाद अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 में जो है वो संघ और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंधों का वर्णन है। देखिए, ये तो हम इस अध्याय के जो अनुच्छेद है ये पढ़ाएंगे ही अब आपको। देखिए, संघ राज्य प्रशासनिक संबंधों के बारे में 2 अनुच्छेद और महत्वपूर्ण हैं, और वो अनुच्छेद हैं हम आपको पूर्व में ही बता चुके हैं। एक अनुच्छेद है 73 और एक अनुच्छेद है 162। ये दोनों अनुच्छेद हम बता चुके हैं। ये भी संघ राज्य प्रशासनिक संबंधों को जब आप पढ़ेंगे या जब लिखेंगे मेंस में, तो निश्चित रूप से आपको इन अनुच्छेदों से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। जो अनुच्छेद 73 है वो क्या कहता है, हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि अनुच्छेद 73 के अनुसार जो संघ है या केंद्र है उसकी प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित होगी जिन पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। स्पष्ट है कि संसद को विधि बनाने का अधिकार किस पर है? संघ सूची के विषयों पर विधि बनाने का एक्सक्लूसिव पावर है, और 6 शक्तियों पर विधि बनाने का एक्सक्लूसिव पावर है। तो निश्चित रूप से इन संघ सूची और जो है वो अवशिष्ट सूची जो है, अवशिष्ट विषय है, उन पर प्रशासन करने का अधिकार किसको होगा? संघ को होगा, केंद्र को होगा। और हमने भी बताया था कि अनुच्छेद 162 ये कहता है कि अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्य की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित होगी जिन पर विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। तो राज्य विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार किस पर है? राज्य सूची के विषयों पर है। इस तरीके से ये स्पष्ट है कि राज्य सूची के विषयों पर प्रशासन करने का अधिकार किसको होगा? राज्यों को होगा। और हम आपको बता चुके हैं और फिर आज बता रहे हैं कि समवर्ती सूची पर प्रशासन करने का अधिकार सामान्यतया राज्यों को दिया गया है। समवर्ती सूची पर प्रशासन करने का अधिकार सामान्यतः राज्यों को दिया गया है, लेकिन राज्य की प्रशासनिक शक्तियों को केंद्र की प्रशासनिक शक्तियों के द्वारा नियंत्रित किया गया है, सीमित किया गया है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है कि अगर समवर्ती सूची के विषय में, समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी विषय के संबंध में दोनों कानून बनाते हैं, तो वास्तव में राज्य का कानून उस सीमा तक शून्य माना जाएगा जिस सीमा तक वह संघ के कानून से असंगत होगा, संघ के कानून से जिस सीमा तक उसका विरोध होगा। और इसीलिए यद्यपि समवर्ती सूची के विषयों पर प्रशासन करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है, लेकिन फिर भी राज्य की प्रशासकीय शक्तियों को केंद्र की प्रशासकीय शक्तियों के द्वारा नियंत्रित किया गया है, सीमित किया गया है। तो एक तो यह अनुच्छेद समझना जरूरी है। और इसके बाद हम आते हैं पुनः अध्याय 11 के संघ केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। इन अनुच्छेदों को समझने से पहले इन दोनों अनुच्छेदों में जो लिखी बात है उसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही ये अनुच्छेद हैं जो आपको बताते हैं कि वास्तव में दोनों का प्रशासनिक दायरा क्या है, और वो दायरा भारत के संविधान ने निर्धारित कर दिया है। दोनों अपने अपने दायरे में रह करके काम करें, अपना अपना प्रशासन करें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी इन दोनों के बीच संबंधों का
सामंजस्य पूर्ण संचालन हो, सहयोग की भावना से संचालन हो, इसलिए वास्तव में एक अध्याय और शामिल किया गया। संघ राज्य प्रशासनिक संबंधों को उसमें बाकायदे व्यापक रूप से उसमें वर्णित किया गया, अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक। तो इस तरीके से हम सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 256 क्या कहता है। हम देखेंगे अनुच्छेद 256 क्या कहता है। अनुच्छेद 256 बहुत महत्वपूर्ण है और ये कहता है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको, बहुत बिल्कुल आपको, अगर आप ध्यान दे के सुनेंगे, ध्यान दे के पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। चाहे कोई पूछ दे, चाहे लिखने के लिए आ जाए, आप फ़ौरन लिख देंगे। क्या कहता है अनुच्छेद 256? बिल्कुल सरल भाषा में कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन होता रहे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन होता रहे। और ये भी आगे लिखा है कि संघ की कार्यपालिका यदि आवश्यक समझे, संघ की कार्यपालिका यदि आवश्यक समझे तो इस संबंध में राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। फिर एक बार आपको सरलतम तरीके से बता दें आपको क्या लिखा है। अनुच्छेद 256 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन होता रहे। संघ की कार्यपालिका यदि आवश्यक समझे तो इस संबंध में राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। ये तो इतना तो 256 में लिखा है, लेकिन यहीं हम एक बात आपको और बता दें, जब भी आप संघ राज्य संबंधों को पढ़ें तो भले ही संघ राज्य संबंधों में उस अनुच्छेद की चर्चा नहीं है, लेकिन एक अनुच्छेद ऐसा भी है जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और वो अनुच्छेद है 365। 365 क्या कहता है कि इस संविधान के विभिन्न उपबंधों में संघ सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वो राज्य सरकारों को निर्देश दें। राज्य सरकारों के लिए आवश्यक है, बाध्यकारी है कि वो संघ सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। और अगर राज्य सरकारें संघ सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करती हैं तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि राज्य में जो सरकारें हैं वो संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती हैं या नहीं चलाई जा रही हैं। राष्ट्रपति के लिए मानना विधिपूर्ण होगा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और ऐसे में वो संकट काल की घोषणा कर सकता है, यानी अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि राज्य में संकट काल की उद्घोषणा अनुच्छेद 356 के तहत की जा सकती है। तो आप इस बात को ये समझ लें कि अनुच्छेद 256 के अंतर्गत अगर संघ सरकार कोई निर्देश देती है राज्य सरकारों को तो राज्य सरकारें उस निर्देश को मानने के लिए बाध्य हैं, और अगर नहीं मानती हैं तो फिर केस 365 का हो जाएगा और फिर 365 से केस 356 का बन जाएगा। तो एक तरीके से आप देखेंगे अनुच्छेद 256 ट्रेंड्स टू अनुच्छेद 365 ट्रेंड्स टू अनुच्छेद 356। इसमें दिए गए निर्देश का पालन नहीं किया गया तो फौरन ये अनुच्छेद एक्शन में आ जाएगा, और अगर ये अनुच्छेद एक्शन में आया तो फिर ये अनुच्छेद एक्शन में आ सकता है। इस तरीके से अनुच्छेद 256 बहुत महत्वपूर्ण है।
अब आते हैं हम इसके बाद एक और महत्वपूर्ण इसके अगले अनुच्छेद, जिसको हम कहते हैं अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 257 क्या कहता है? बिल्कुल सरल शब्दों में क्या कहता है? बिल्कुल वही शुरुआती लाइन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा। क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। क्या कहा गया है? वहाँ कहा गया है कि राज्य की, अनुच्छेद 256 क्या कहता है? ये न ऐसा न लगे कि एक ही है, थोड़ा अंतर है। देखिए वो क्या कहता है, अनुच्छेद 256 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि संघ द्वारा निर्मित कानूनों का पालन होता रहे, संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन होता रहे। यहाँ क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा ना हो, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग निर्बाध रूप से होता रहे। और फिर वही लिखा है कि संघ की कार्यपालिका यदि आवश्यक समझे तो इस संबंध में राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद 257 में और भी बहुत महत्वपूर्ण आगे बात लिखी है। क्या लिखी है? ये लिखी है कि यह देखना भी संघ की कार्यपालिका का कर्तव्य है, संघ की कार्यपालिका का दायित्व है कि राज्य सरकारें सामरिक महत्व की सड़कें एवं अन्य संचार के साधनों की उचित देखभाल करें। और सामरिक महत्व की सड़कें या संचार के अन्य जो साधन हैं उनकी देखभाल करने के संबंध में राज्य सरकारों को यथावश्यक निर्देश भी संघ की सरकार दे सकती है। और ये आप जानते हैं कि अगर संघ की सरकार को निर्देश देती है तो फिर राज्य के लिए वो निर्देश बाध्यकारी हैं और उनको ना मानने का परिणाम वही फिर होगा अनुच्छेद 365 टू अनुच्छेद 356, जो भी हमने बताया अनुच्छेद 256 को पढ़ाते समय, बिल्कुल वही सब कुछ है। 257 में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, महत्वपूर्ण बात है, आपको समझना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मान लो राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा किसी रेल मार्ग की सुरक्षा के लिए या किसी सामरिक महत्व की सड़क की सुरक्षा के लिए कोई निर्देश दिया जाता है, तो राज्य सरकारों का जो अतिरिक्त व्यय होता है, अतिरिक्त व्यय का मतलब ये है कि अगर ये निर्देश राज्य सरकार को ये निर्देश संघ सरकार के द्वारा ना दिए जाते, तब मान लो जैसा राज्य सरकार अपना कर रही थी, जिस तरीके से उनका जीवन चल रहा था, तब मान लो 5 रुपया खर्च होता था, और अब मान लो राज्य सरकार को संघ सरकार ने कोई निर्देश दिया और निर्देश के अनुपालन में इस काम में 7 रुपया खर्च हो गया, यानी 2 रुपया क्या हो गया, अतिरिक्त खर्च हो गया। तो ये लिखा है कि ये जो अतिरिक्त व्यय है वो संघ की सरकार के द्वारा केंद्र की सरकार के द्वारा राज्यों को अदा किया जाएगा। इस संबंध में अगर संघ की सरकार और राज्य की सरकार के बीच में कोई समझौता हो गया, कोई करार हो गया है, तो उस करार के अनुसार व्यय अदा किया जाएगा। और अगर कोई करार नहीं हुआ है, कोई समझौता नहीं हुआ था, तो फिर भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा नियुक्त मध्यस्थ जो भी अतिरिक्त व्यय को अवधारित करेगा, निश्चय करेगा, वो अतिरिक्त व्यय संघ की सरकार के द्वारा राज्य की सरकार को अदा किया जाएगा। भाई आप देखते हैं कि अभी भी सामान्य परिस्थितियों में राज्य की सरकारें हर चीज़ की सुरक्षा में लगी रहती हैं, भले ही संघ सरकार कोई निर्देश दे या ना दे, लेकिन फिर भी राज्य सरकारों का दायित्व तो है कि वो जो भी चाहे सामरिक महत्व की सड़कें हों, रेल मार्ग हो या संचार के साधन हो, उनकी सुरक्षा करें, करती ही हैं। व्यय होता है, लेकिन अगर संघ की सरकार इस संबंध में कोई निर्देश देती है, और ये जो व्यय अभी सामान्य परिस्थितियों में राज्य सरकारें कर रही थी, वो व्यय भार बढ़ जाता है, यानी
संघ की सरकार के निर्देश के कारण जो अतिरिक्त व्यय होता है इनकी सुरक्षा में, वो अदा किया जाएगा, पूरा नहीं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये हो गया आपका अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 258 भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और अनुच्छेद 258 ये कहता है, क्या कहता है? अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 258 है कि संघ जो है अपने कुछ प्रशासनिक कार्य राज्यों को हस्तांतरित कर सकता है। पूछा जाता है ये संघ या केंद्र जो है वो राज्यों को, अगर उसको आवश्यकता महसूस होती है, अगर उसको लगता है कि अपने कुछ दायित्व वो राज्यों को हस्तांतरित कर दे, कुछ प्रशासनिक कार्य राज्यों को हस्तांतरित कर दे, तो केंद्र की सरकार ऐसा कर सकती है। क्या तो इसमें क्या है कि जो संघ के द्वारा राज्यों को प्रशासनिक कार्यों का हस्तांतरण, ये अनुच्छेद 258। और जब आप 258 पढ़ें तो उसी समय तुरंत आप अपने दिमाग में 258 का को भी ले आए। और 258 का बिल्कुल उल्टा है। क्या है? उल्टा है। यानी ये क्या था? ये था संघ द्वारा राज्यों को प्रशासनिक कार्यों का हस्तांतरण। तो अनुच्छेद 258 का कहता है कि राज्यों के द्वारा अपने प्रशासनिक कार्यों का संघ को या केंद्र को हस्तांतरण। यानी राज्य अगर आवश्यक समझे तो वो अपने कुछ प्रशासनिक कार्य केंद्र को या संघ को हस्तांतरित कर सकता है। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 258। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो आपके काम के हैं हर दृश्य से, वो मैं सब बताऊंगा। बाकी 395 अनुच्छेदों को तो आप नहीं पढ़ सकते, ना आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो सब आपके काम के नहीं हैं। अब हम आते हैं फिर अनुच्छेद 261 पर। बाकी के दो अनुच्छेद ऐसे नहीं हैं कि उनके बारे में बहुत ज़्यादा हम पढ़ें। इसके बाद आता है हमारे लिए अनुच्छेद 261। क्या आता है? अनुच्छेद 261। अनुच्छेद 261 है सार्वजनिक कार्य, पब्लिक वर्क्स, सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ। क्या है? सार्वजनिक कार्य, सार्वजनिक कार्य, अभिलेख, न्यायिक कार्यवाहियाँ। सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ। सकता है दिख न रहा हो। तीसरी चीज क्या है इसमें? न्यायिक कार्यवाहियाँ। ये आप है अनुच्छेद 261 में। तो अनुच्छेद 261 ये कहता है
कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में हर जगह संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्रवाइयों पर पूरा विश्वास और पूरी मान्यता प्रदान की जाएगी। समझ गए? सीधे सीधे क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, जो भारत का राज्य क्षेत्र है, उत्तर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पश्चिम में सौराष्ट्र से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, ये पूरा जो भारत का जो राज्य क्षेत्र है, इस राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अर्थात हर जगह संघ और राज्य मतलब जो प्रत्येक हमारा राज्य है, प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्य, अभिलेख एवं न्यायिक कार्रवाइयों पर पूरा विश्वास और पूरी मान्यता प्रदान की जाएगी। उन पर पूरा विश्वास किया जाएगा और उनको पूरी मान्यता प्रदान की जाएगी, चाहे वो संघ के कार्य हों, न्यायिक कार्रवाइयाँ हों, चाहे राज्य की हों, चाहे किसी अन्य की हो। हमारे राज्य के भी जो न्यायालय होते हैं, जो सिविल न्यायालय वगैरह होते हैं, आप देखेंगे कि ये भी लिखा है इसी अनुच्छेद में कि इनके द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं वो पूरे राज्य में उनको मान्यता प्रदान की जाएगी, उनके द्वारा जो दिए गए निर्णय होंगे। तो ये सारी बातें, लेकिन इसके मुख्य जो विषय है अनुच्छेद 261 का वो यही है कि चाहे कोई संघ का सार्वजनिक कार्य हो, अभिलेख हो या न्यायिक कार्रवाइयाँ हों या राज्य की न्यायिक कार्रवाइयाँ हों, किसी भी राज्य की हों, उन सब पर पूरा विश्वास किया जाएगा, उनको पूरी मान्यता प्रदान की जाएगी। कहाँ? संपूर्ण जगह, पूरे भारतवर्ष में। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 261। इसके बाद आता है अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि अंतर्राज्यीय नदियों, इंटर स्टेट रिवर्स या नदी दूनों, रिवर वैलीज के न्याय निर्णय, उनके संबंध में जो विवाद होते हैं, इनका जो जल होता है, मतलब अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। क्या कहा जाए? क्या इसमें क्या है? इसमें ये है अंतर्राज्यीय ये है अंतर्राज्यिक नदियों, इंटर स्टेट रिवर, इंटर स्टेट रिवर्स या नदी दूनों, रिवर वैलीज, रिवर वैलीज के जल, नदी जल के जो जल है, उनके जल संबंधी जो विवाद है, जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन, ये इस अनुच्छेद 262 का सब्जेक्ट है, विषय वस्तु है। और ये अनुच्छेद कहता है कि संसद विधि द्वारा, यानी संसद कानून बनाकर विधि द्वारा किसी इंटर स्टेट रिवर या जो रिवर वैली है उसके जल के प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगी, व्यवस्था कर सकेगी, प्रावधान कर सकेगी। बहुत सारी नदियां हैं, आपने पढ़ा होगा, कावेरी जल विवाद, कृष्णा जल विवाद,
बहुत सारे जल विवाद विभिन्न राज्यों के बीच में रहते हैं। तो ये अनुच्छेद कहता है कि जो संसद है वो कानून बना करके इस प्रकार के जो विवाद हैं उनके न्याय निर्णय के लिए व्यवस्था कर सकेगी, उपबंध कर सकेगी, और यह भी उपबंध कर सकेगी, यह भी प्रावधान कर सकेगी कि ऐसे किसी विवाद या परिवाद के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या अन्य किसी न्यायालय, अन्य कोई भी न्यायालय अपने अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। यानी एक तरीके से अगर वो चाहे तो विधि बना करके इस प्रकार के विवादों से भारत की न्यायपालिका को दूर रख सकती है, न्यायपालिका से इन विवादों को बाहर रख सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, आप जान लीजिए। सामान्यतः कोई भी विवाद हमारे यहाँ न्यायपालिका सुलझाती है और न्यायपालिका से बाहर कोई विवाद नहीं होता है, लेकिन अनुच्छेद 262 बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। इसको आपको समझना पड़ेगा, बिल्कुल इसको अच्छे समझ लीजिए कि ये विवाद ऐसे हैं। ऐसा नहीं कि ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में जाते नहीं, सुप्रीम कोर्ट इनके संबंध में काम नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट इनके संबंध में निर्णय भी देता है। लेकिन अगर संसद कानून बना करके, संसद चाहे तो कानून बना करके इस प्रकार के विवादों को न्यायपालिका के दायरे के बाहर कर सकती है, फिर उस विवाद को सुनने का अधिकार किसी भी न्यायालय को भारत में नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका हो गया अनुच्छेद 262। अब इस प्रशासनिक संबंधों का, भारत केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का जो अंतिम अनुच्छेद बचता है वो पढ़ाएंगे हम आपको। अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है और वो जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यिक परिषद। ठीक है, ये है आपका। तो इस अनुच्छेद 263 बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ यद्यपि भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है, लेकिन फिर भी विभिन्न विषयों पर संघ और राज्यों के बीच में विवाद होते रहते हैं, राज्यों में आपस में विवाद होते रहते हैं। ऐसे विवादों को सुलझाने, उन पर सलाह देने के लिए अनुच्छेद 263 में भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि यदि वह आवश्यक समझे तो वो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करे। और भारत के संविधान में स्पष्ट प्रावधान होने के बाद भी अंततः वीपी सिंह की सरकार में 1900 बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है और इस संवैधानिक संस्था की स्थापना करने का जो दायित्व है, जो अधिकार है, वो भारत के राष्ट्रपति पे निहित किया गया था। और राष्ट्रपति ने अपने इस अधिकार का प्रयोग कब किया जा करके? 1990 में किया जा करके, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे तब, और तब जाकर के कहीं इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यिक परिषद की स्थापना की गई। और इस परिषद का जो प्रमुख कार्य है वो वही है कि राज्यों के बीच, जो विभिन्न राज्य हैं हमारे, राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच और उन पर सलाह देना। क्या काम है? जो विवाद हैं, विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना। सलाह देना। इसके अलावा इसका एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण काम है, और वो काम है कि राज्यों एवं संघ और राज्यों के
सामान्य हित के विषयों पर, कॉमन हित के विषयों पर, हित के विषयों पर विचार विमर्श राज्यों के बीच, राज्यों के तमाम कॉमन हित हो सकते हैं आपसी, और राज्य एवं संघ राज्यों के बीच के भी जो सामान्य हित के विषय हो सकते हैं उन पर विचार विमर्श हेतु एक प्लेटफॉर्म देना, उन पर विचार विमर्श करना। और इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना संघ और राज्यों के बीच में, और राज्यों के बीच में, राज्य और राज्य के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए की गई, उनमें आपस में सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिए की गई। और इस तरीके से हमें कहते हैं जब भारत का संघवाद पढ़ा रहे थे, ये कह रहे थे कि वास्तव में सामान्यतः अगर हम भारत के संघवाद की यात्रा देखें तो हम देखेंगे कि अधिकांश समय भारत में सहयोगी संघवाद रहा है, सहकारी संघवाद रहा है। और इस तरीके से ये जो सहकारी संघवाद है या सहयोगी संघवाद है, सहयोगी संघवाद या सहकारी संघवाद से हमारा आशय यही है कि जब दोनों के बीच में जो संबंध हो वो स्वस्थ संबंध हो, एक दूसरे में अच्छा समन्वय हो, दोनों में सहयोग का वातावरण हो, तो फिर ये कहा जाता है कि हमारा जो संघवाद है वो सहयोगी संघवाद है, सहकारी संघवाद है। तो इस प्रकार के सहयोगी संघवाद या सहकारी संघवाद की स्थापना करने में इंटर स्टेट काउंसिल की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती थी। इसीलिए 1990 में फिर इसकी स्थापना की गई और सहयोगी संघवाद या सहकारी संघवाद की स्थापना में इस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस तरीके से अगर हम केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों से संबंधित अनुच्छेद देखें तो हम ये देखेंगे, आपने भी देखा होगा कि अनुच्छेद 256 से लेकर के अनुच्छेद 260 में जो प्रावधान किए गए हैं, अनुच्छेद 256 से लेकर के अनुच्छेद 260 में जो प्रावधान किए गए हैं वो वास्तव में राज्यों के ऊपर, यानी अगर हम अनुच्छेद जो अपने आपको अनुच्छेद पढ़ाए अगर देखेंगे कि उन अनुच्छेदों में क्या है तो निश्चित रूप से आप इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। यद्यपि 260 हमने आपको बताया नहीं है, फिर भी अनुच्छेद 256 से लेकर के 260 जो है वो वास्तव में आप देखेंगे कि राज्यों के ऊपर संघ का प्रभावशाली लेकिन आवश्यक नियंत्रण स्थापित करते हैं। प्रभावशाली लेकिन आवश्यक नियंत्रण स्थापित करते हैं। और 261, 62 और 63 संघ और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय की स्थापना करते हैं, सहयोगी संघवाद की स्थापना करते हैं, सहकारी संघवाद की स्थापना करते हैं। और आप जानते हैं कि संघ का देश की एकता और अखंडता के दृष्टिगत, भारत की विविधता की दृष्टिगत, भारत जो संघ की सरकार है उसके जो कमिटमेंट्स होते हैं उनके दृष्टिगत वास्तव में राज्यों के ऊपर संघ का कुछ नियंत्रण आवश्यक है। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि दोनों के बीच सहयोग का वातावरण बना रहे, समन्वय बना रहे, स्वस्थ संबंध बने रहें, टकराव उत्पन्न ना हो। और इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की है कि देश की एकता और अखंडता को देखते हुए, देश की विविधता को देखते हुए संघ का आवश्यक नियंत्रण भी राज्य सरकारों पर बना रहे, क्योंकि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। ये जो भी प्रावधान किए गए हैं वो राष्ट्रीय हित को देखते हुए किए गए हैं और राष्ट्रीय हित को देखते हुए ये प्रावधान बिल्कुल उचित हैं। थैंक यू।